Assalamualaikum, this is फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। वर्क हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 एंड 7 हमने कर लिया था। लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ये बचा था। आज की वीडियो में हम लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शन करेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। फोटोसिंथेसिस भी हम इसी को कहते हैं। लीफ होती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लीफ में कौन सी साइट होती है? तो जो लीफ में मेसोफाइल सेल्स होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन ये होता है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को जब आप मर्ज करते हैं ना, इसके स्टॉक जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की ग्रेना, जिसको हम कहते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफिल होता है, अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड। ये कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। क्या होता है कि एटीपी और एनएडीपीएच, और यही एनर्जी है जो कंज्यूम होती है आगे कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसको ग्लूकोज हम कहते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखा देती हूँ क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में टू फोटो सिस्टम इंक्लूड होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है 2। जो स्टार्ट होता है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो फोटो सिस्टम 2 से होता है। इसमें जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट में जाता है, एक्साइट फॉर्म में जाता है, एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फेओफाइटिन में, देन फिर वो ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्वाइनोन में, फिर साइटोक्रोम में, और फिर क्या होता है प्लास्टोकाइनाइन, और फिर फोटोसिस्टम 2 में आ जाता है। ये होता है कि क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोज करते हैं 3 पार्ट्स। एक होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं 4 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम बीएफ और फिर एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो कैरियर्स हैं, जो मोबाइल हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह। उसके मोबाइल कैरियर्स वो होते हैं प्लास्टोक्वाइनोन, जिसको हम पीक्यू कहते हैं, प्लास्टोकाइनाइन जिसको पीसी कहते हैं, और फेरोडॉक्सिन जिसको हम एफडी कहते हैं। अब क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड होता है, फोटो सिस्टम 2 इंक्लूड होता है, और दोनों के पास सेंटर में क्लोरोफिल होते हैं। ये क्लोरोफिल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन, इसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर होती है, जबकि फोटो सिस्टम जो 2 है उसमें 680 नैनोमीटर होती है। और इसमें जो P है वो स्टैंड करता है एज अ पिगमेंट। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। स्टेप्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमें बताने हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वो पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल जो है ना वो मर्ज होता है, जिसको हम कहते हैं। अब ये क्या होगा कि प्रोड्यूस करेंगे एक एनर्जी को जो आगे सर्व करेगा टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है रिएक्शन सेंटर PS2 में, जो जिसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है 680 नैनोमीटर। इसमें टाइमर होता है। क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और फिर एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को फेओफाइटिन, देन फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा PQ तक। क्या होता है कि इसी के दौरान एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर ऑक्सीजन में O2 1/2 O2 लिखते हैं 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होगा, और फिर होंगे 2 हाइड्रोजन और 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या होगा कि इसमें ना वाटर स्प्लिट सिर्फ एक नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल। मतलब क्या होगा कि 1 मॉलिक्यूल O2 है ना, वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल हो रहा था। यहाँ पे इसको क्या होता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहा जाता है। प्लास्टोक्वाइनाइन रिलीज करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द ल्यूमेन, फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है प्लास्टोसाइनाइन की तरफ, जो प्रेजेंट होता है कैविटी में। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल A ऑफ PS2, यहाँ पे क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम 1 था ना वो भी एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। अब जब एब्जॉर्ब करा तो उसका जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो फिर क्लोरोफिल A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग में सबस्टेट। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फेरोडॉक्सिन, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब क्या होगा कि फेरोडॉक्सिन से ना NADP के पास जाता है, एंजाइम जो है NADP रिडक्टेज है, वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम फेरोडॉक्सिन टू NADP। अब NADP ने जब फेरोडॉक्सिन से NADP की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब NADP ने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन को। जब वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, तो वो फिर रिड्यूस हो जाता है NADPH2। रिड्यूस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन NADPH2 में हो गया। ये NADPH2 जो है ये स्टोर करता है हाई एनर्जी को, जो यूज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन।
यही एटीपी और एनडीपीएच होते हैं जो लाइट रिएक्शन में होते हैं, ये आगे डार्क रिएक्शन में यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना एक दूसरे से, तो फिर इसकी जो एनर्जी है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में वो प्रोड्यूस करती है एटीपी को। इसके कैरियर्स होते हैं जो पंप करते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थैलेकॉइड स्पेस। थैलेकॉइड स्पेस में ना हाइड्रोजन स्टोर हो रहे होते हैं। अब क्या होगा कि जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो हाइड्रोजन भी बनेंगे। अब हाइड्रोजन तो 4-5 बहुत सारे होते हैं, मतलब कि अब हमने जब देखा था कि 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर 4 हाइड्रोजन बना रहे हैं, 2 तो किसने ले लिए थे, 2 तो ले लिए थे एनएडीपी ने, क्योंकि वो क्या होगा कि उसने एनएडीपी ने ले लिए थे, 2 तो हाइड्रोजन ले लिए थे एनएडीपी ने, कम्स फ्रॉम द स्ट्रोमा। और फिर क्या हुआ था कि कुछ जो बच्चे हैं ना थैलेकॉइड में वो स्टोर होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन स्टोर होते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे थैलेकॉइड स्पेस में कंपेयर टू स्ट्रोमा, एक स्टीम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही वो ऐसा ग्रेडियंट होता है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक ऐसा होता है जिसमें चैनल प्रोटीन जो थैलेकॉइड स्पेस में चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना उसकी मदद से ऊपर जा रहे होते हैं। अब जब हाइड्रोजन ऊपर जा रहे होंगे ना पार्टिकल से तो उसमें एटीपी सिंथेसिस होती है, एन तो ऊपर जा रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ट्रांसफर होते हैं ना 3 प्रोटॉन्स H+ के थ्रू एटीपीएस कॉम्प्लेक्स वो नॉर्मली रिक्वायर होता है 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। ये आपके लिए एमसीक्यूज भी आ सकता है, के लिए 3H+ प्रोटॉन चाहिए होता है। प्लस पाई से एटीपी फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, क्योंकि osmosis और केमिकल इवेंट ज्वाइंट हो रहा है तो परमिट एटीपी सिंथेसिस। अब ये होता है कि ये प्रोटॉन्स थ्रू एटीपीएस कॉम्प्लेक्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन्स, यहाँ 3 है ये। इसमें भी 2 साइकिल्स होती हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक वो होता है जिसमें अगर कोई चीज़ है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, फोटोफॉस्फोराइजेशन वहाँ होती है जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, तो ये होता है फोटोसिस्टम 2 में एटीपी में। जब फोटोसिस्टम 2 और जो प्लास्टोक्वाइनाइन होता है ना वो अगर यूँ साइक्लिक में जा रहा हो, मतलब वापस से इलेक्ट्रॉन अपने पास आ रहा हो, प्लास्टिक के गया था तो वो फोटोसिस्टम 2 जहाँ से वो एक्साइट करके गया था तो वो होगा साइक्लिक। लेकिन अगर साइक्लिक नॉन साइक्लिक वो होता है जिसमें continuous flow of molecules हो रहा है from water to NDPS connect to ATP synthesis is नॉन साइक्लिक, क्योंकि वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। जैसे ये लाइट रिएक्शन होता है, 4 इवेंट्स होते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 इंक्लूड होता है, रिडक्शन होती है NADP की इनटू NADPH2 और फिर फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ईजी है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें अगर इसमें ये नहीं होता कि लाइट बिल्कुल ज़रूरी होती ही नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस का पार्ट मतलब कि लाइट तो ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कि अगर लाइट ना भी पड़े तो ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। ये यूज़ करता है केमिकल एनर्जी ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल, जो एटीपी और एनडीपीएच बने थे ना हमारे पास, NADPH2 जो बने थे लाइट रिएक्शन में, उसको यूज़ करता है टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। केल्विन पेंसिल साइकिल भी इसी को कहते हैं। इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं, इसमें हम स्टेप्स होते हैं कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोनेशन तो इसको ही हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबाइन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो रुबिस्को एंजाइम जिसको कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जिसको ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। या फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ने करा, अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ने जब कंबाइन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो इसके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं कीटो एसिड। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अनस्टेबल कंपाउंड का मतलब है कि इसको आगे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल्स में, कि आगे ब्रेक डाउन हो भी जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, लेकिन एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन होंगे, एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन होंगे, क्योंकि टोटल 6 थे। उसको हम कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट बन गया है। ये अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं अपने याद करने। हमारे पास रिडक्शन है, तो इसमें रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन का एडिशन। इन दिस प्रोसेस रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस। इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट यूटिलाइज करता है एटीपी कंपाउंड्स को फ्रॉम द लाइट रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरेट 1,3 बिस्फॉस्फेट में। अब क्या होगा, ग्लाइसरेट 1,3 फॉस्फेट वापस से कंबाइन होगा हाइड्रोजन से फ्रॉम NADPH प्लस F। ये ग्लाइसरेट था, ये ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट में हो गया जिसको हम GA13 बाइफॉस्फेट भी कहते हैं। कंबाइन वापस से होगा, मतलब इसकी कम्बिनेशन होती है, हाइड्रोजन ऐड होते रहेंगे और फिर कम्बिनेशन होती रहेगी, ये कन्वर्ट होगा ग्लिसराइड 1,3 बाइफॉस्फेट था, अब ये 3 फॉस्फेट में हो गया बाय द रिलीज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। क्योंकि 1,3 बाइफॉस्फेट था ना, मतलब कि 1 पे भी 1 कार्बन की भी एक फॉस्फेट ग्रुप था, 3 कार्बन पे भी था, अब 1 से रिमूव हो गया, रिलीज हो गया। अब ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट जो है वो यूज होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बनाने के लिए, फर्दर चेंज हो जाता है एक शुगर में जिसको हम कहते हैं सक्रोज।
अब इसकी ये इक्वेशन दी हुई है G3P भी हम इसी को कहते हैं, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को 3 PgA 6 NADPH2 से रिएक्ट करेगा, 6 ATP से रिएक्ट करेगा और फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेंगे 6 NADPH 6 ADP प्लस पाई, क्योंकि आपको पता है ना कि 6 ADP और 6 पाई में ही आगे डिसोसिएट हो जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर हमारे पास जो एक कंपाउंड है वो बन रहा था, वो हमारे पास बन रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं 3 PgA1। कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट, वो कंपाउंड फॉर्म होता है। अगेन इसकी रीजनरेशन टेक्स प्लेस होती है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड्स रीअरेंज होंगे 5 कार्बन कंपाउंड्स में, RUBP। यहाँ पे इसको जो हमारा बना था 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको हम कंबाइन करवाएंगे 3 ATP से, तो 3 RUBP बन जाएंगे, 3 ADP प्लस 2 पाई। तो ये कंपाउंड यूज होता है टू स्टार्ट द साइकिल वंस अगेन। That said, if you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. इतना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लाइट रिएक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आ भी जाता था पहले। अगर आप पास्ट पेपर्स उठाएं तो उसमें होता भी था कि लाइट रिएक्शन को ड्रॉ भी करें, और ये इजी भी होता है, जेड स्कीम होती है, तो वो आप बना भी सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।